हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का चैप्टर है हमारा अध्याय 10 आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। शासन के 3 चैप्टर हैं और ये पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर के साथ। और इसके अभ्यास प्रश्न मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शासन का अर्थ समझाइए। उत्तर है, निर्णय को लेने की प्रक्रिया, नियमों द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों के जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किसे कहते हैं। सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहा जाता है जो लोगों के लिए नियम बनाते हैं और इन नियमों का पालन हो यह सुनिश्चित करते हैं। यह समूह तंत्र प्रतिनिधि कहलाते हैं जो मुख्यतः जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम क्या है। उत्तर है, डिजिटल तकनीकी ने विशेष प्रकार के अपराधों को जन्म दिया है जिन्हें साइबर अपराधी कहा जाता है, जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने का काम करते हैं। ऐसी आपराधिक गतिविधियों को ही साइबर क्राइम कहा जाता है। प्रश्न 4, राजा नाम धर्म गोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षता, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है। उत्तर है, महाभारत। अगला प्रश्न है, विधायिका के मुख्य कार्य क्या है। उत्तर है, विधायिका के मुख्य कार्य, यह कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है, वर्तमान कानूनों को निरस्त भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, कानूनों का निर्माण कैसे होता है। उत्तर है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद, इन सबकी मुख्य भूमिकाएं होती हैं। यानी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं, और अगर राज्य की बात करें तो ये विधानसभा और विधान परिषद में जाते हैं और यहीं पर ये कानूनों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या है। कार्यपालिका के मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना, प्रशासन का संचालन करना, सरकार की नीतियों का निर्माण करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण, एजेंसी आती हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। कार्यपालिका में सबसे जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी नेता या मंत्री हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सभी कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सभी को न्याय देना, अपराधियों को दंडित करना, कानून की व्याख्या करना, यानी संविधान में जो भी कानून लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या करना, और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान का संरक्षण। अगला प्रश्न है, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है। उत्तर है, समाज की व्यवस्था, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सभी को मूलभूत एवं सार्वजनिक सेवाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन प्रदान करने के लिए, व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, न्याय, विवाद एवं समाधान हेतु। अगला प्रश्न है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत क्या है, इसके उद्देश्य को समझाइए। उत्तर है, शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में, यानी जैसे भारत है या फिर और भी जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी में पावर्स को कई जगह बांट दिया जाता है, जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन ही शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सरकार के प्रत्येक अंग,
से दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सके, और यदि कोई अंग अपनी भूमिका से अलग जाकर कोई कार्य करता है तो उसे नियंत्रित एवं पुनः संतुलित किया जा सके। पहले के टाइम पे शक्ति राजा के हाथ में होती थी और वही शक्ति का मुख्य केंद्र होता था, लेकिन लोकतंत्र में शक्तियों को कई जगह बांट दिया जाता है, जैसे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच। और इन तीनों की जो पावर्स है वो अलग अलग है और अपने क्षेत्र में वो स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। इसी तरह केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बीच भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। इसे ही हम शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं, और इन सभी के पास अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से वो शासन कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए चित्र भी दिया हुआ है कि शक्तियों को कैसे बांटा गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में, और वो किस किस क्षेत्र को देखती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर, और स्थानीय सरकार नगर अथवा ग्राम स्तर पर होती है। ये सरकार के 3 स्तर दिखाए गए हैं। तो अगर हम पावर्स की बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में ही बांटी जाती हैं, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ही बांटी जाती हैं। और अगर सरकार के 3 स्तरों की बात करें तो सरकार के 3 स्तर ऊपर से नीचे की तरफ दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के तीनों स्तरों के कार्यों की किसी उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी सरकार कैसे काम करती है अपने तीनों स्तरों में, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। भारत में 3 स्तरों की सरकार कार्य करती है। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। स्थानीय स्तर पर क्या होगा, जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई और यह ज्यादा भीषण नहीं है तो स्थानीय अधिकारी उसे अच्छे से संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो उसे राज्य सरकार को देखना होता है। बाढ़ भयानक रूप ले लेती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो उसे केंद्र सरकार देखती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। उत्तर है यतो धर्मस्ततो जयः, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। अगला प्रश्न है, उन कार्यों और दायित्वों पर प्रकाश डालिए जो आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है वोट देने का अधिकार, शासक को चुनने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। ये हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के कितने स्तर हैं। उत्तर है न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। अखिल भारतीय स्तर यानी केंद्र स्तर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय जो सभी राज्य में होता है अलग अलग। जिला स्तर पर हर जिले में एक जिला न्यायालय भी होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्तर पर विधायिका के कितने भाग हैं। उत्तर है केंद्रीय स्तर पर विधायिका के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, यह राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का निर्माण भी करती है। सॉरी, ये प्रश्न नहीं है। केंद्रीय स्तर पर विधायिका के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण करती है, यानी कानूनों का जो निर्माण होता है वो विधायिका में ही होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों ही शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर में विधायिका को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है राज्य स्तर में विधायिका को विधानसभा या विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। जिस प्रकार केंद्र में विधायिका होती है और इसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा आते हैं और वो कानूनों का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार राज्य में जो विधायिका होती है उसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। तो ये राज्य में कानूनों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, संघ सरकार में कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। औपचारिक प्रमुख। उत्तर है भारत का राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका की अगर बात आए तो आप प्रधानमंत्री ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राज्यपाल, यानी सारे काम राज्यपाल के नाम से ही राज्य में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्यों और दायित्वों की सूची बनाइए। उत्तर है, केंद्र सरकार के प्रमुख कार्य एवं दायित्व, यानी जिसे हम विषय भी कहते हैं, इस प्रकार है, जैसे रक्षा मामले, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामले, संचार और मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, राष्ट्रीय नीतियां, ये सभी केंद्र सरकार के कार्य और दायित्व हैं जिस पर वो कानून बनाती है, और शिक्षा भी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के कार्यों एवं दायित्वों की सूची बनाएं। उत्तर है, राज्य सरकार के कार्य एवं दायित्व इस प्रकार हैं, जैसे पुलिस, कृषि, कानून व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय सरकार, शिक्षा आदि। यानी जो राज्य सरकार है वो इन महत्वपूर्ण विषय पर कानून बना सकती है और उनकी देखरेख करती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे हम सभी को पता है कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब बने? तो उत्तर है 2002 से 2007 वह भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। अगला प्रश्न है, स्वप्न का अर्थ सोते समय सपने देखना नहीं है, बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने ना दें। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, आकाश की ओर देखिए डैश सहायता देने के लिए तत्पर हैं। तो यह वाक्य भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि कौन होते हैं? उत्तर है, चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनती है। राज्य स्तर पर इन्हें विधायक तथा राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सांसद कहा जाता है। यह सभी चयनित प्रतिनिधि सदस्य विधानसभा, लोकसभा में कानून पर चर्चा करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, समस्याओं तथा समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? उत्तर है, आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कानून में किसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार है? उत्तर है, 18 वर्ष से ऊपर सभी भारतीय नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उन्हें चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।